सबसे पहले मैं अभिजीत भाई से माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बोला था चाहे आप दिन रात प्रदर्शन कर लो, ये बेशर्मों कभी इस्तीफ़ा नहीं देने वाला है। मैं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बोला था, ये चूत इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। और सोनम सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँ। आज की जो जीत है ये कोई कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं बल्कि युवा और एक स्टूडेंट की है। एक बंदे कमेंट किया था कि भाई तू जो बोलता है ये हाथ जो सामने आता है, जैसे ये हाथ जो है मेरे कैमरे के सामने में टिट करता है। मैं उस भाई से कहना चाहता हूँ और आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, ये हाथ इस तरह से पकड़ना मेरा मजबूरी है दोस्तों। अगर मैं मान के चलो ये मैक यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है, तो क्या अब मेरा आवाज़ आपको क्या सही सुनाई दे रहा है? से बोलता हूँ ताकि बस जो साउंड निकल रहा है मुँह से वो ओरिजिनल हो। बहुत जल्द सेटअप करने वाला हूँ और मैं अपना मैक खरीद करके ले आऊँगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा हाथ से पकड़ने का। आज की जो कहानी मैं बताने वाला हूँ, यकीन मानिए ये दिल को तोड़ने वाली है, मानिए कि अंदर से रुला देने वाली है। सूफ़ी नाम की लड़की की है। फायर ब्रिगेड वाले को एक पड़ोसी का फ़ोन आता है, कहता है कि बगल से बहुत ही ज़्यादा धुआं आ रहा है। और धुएं की बात तो ठीक है, लेकिन इसमें से स्मेल बहुत ही गंदा है, वो आ रहा है जो नहीं आना चाहिए था। फायर ब्रिगेड वाले भी आते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, आग बुझाने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं तो उसे बहुत ही अजीबोगरीब, जैसे कि कोई बॉडी को जलने की महक उसे महसूस होता है। फ्रांस में 20 साल की सूफ़ी नाम की लड़की रहती थी। बहुत ही मेहनती, संस्कारी, सपने बहुत ही अच्छे थे। उसे शौक़ था बच्चों को देखभाल करने का। ये जिस टाइम कॉलेज में पढ़ रही थी, जब इनका कॉलेज ख़त्म होता है तो इन्हें काम की ज़रूरत होती है। ये सोचती है किधरों भी काम मिल जाए और ये सीधा काम करने लगे। हर जगह अपना कैंपेन चलाने लगती है, अखबारों में भी अपना ऐड चलाता है। सोचता है किधरों से भी इनको बस काम मिल जाए और ये काम करने लगे। लड़की बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी और बहुत ही संस्कारी थी। लंदन में बैठे हुए एक कपल का नज़र सूफ़ी के ऐड पे गया और उस ऐड के ज़रिए सूफ़ी से कांटेक्ट किया। उधर से एक महिला सूफ़ी को बोली कि हमें होममेड चाहिए जो बच्चे को देखभाल कर सके, जिसके बदले उसे अच्छे पगार मिले और रहने के लिए कमरे दे, खाने के लिए दे और सारे ज़रूरत की सामान दे। सूफ़ी जो थी, उनका इंटरेस्ट बच्चे को देखभाल करने में मानो कि बहुत ही ज़्यादा थी और ये जो ऑफ़र था ये ठुकराना नहीं चाहती थी। सूफ़ी ने इस नौकरी के लिए हाँ कर दिया और अपना बुढ़िया बिस्तर उठा करके सीधा लंदन पहुंच गया और वहां जा करके उन फैमिली से मुलाकात किया। उससे मिलते ही इसे ऐसा लगा कि ये फैमिली बहुत ही अच्छी है। उनके घर में बस 2 ही बच्चे थे, बस उन्हीं को तो संभालना है। इन दोनों कपल में से एक कपल का नाम सबरीना की उम्र लगभग 35 साल की थी और इसका जो पति था उसका नाम सेम था और उसका उम्र लगभग 40 साल का था। सोफ़ी इन दोनों बच्चे की देखभाल करने वाली थी। इन दोनों कपल बाहर से देखने में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन कमियां जो थी इन दोनों के अंदर थी। इनके आपसी रिलेशन वो अच्छे नहीं थे। हमेशा इन दोनों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर के नोक झोंक, तानाशाही, लड़ाइयाँ होते ही रहते थे। इन दोनों का जो मुलाकात हुई थी वो 2001 में हुई थी और बहुत थोड़े टाइम के बाद ये दोनों आपस में मिलने लगे थे और इसी तरह से इन दोनों का मुलाकात हुई और आपस में रिश्ता बन गई। दोनों कपल जो थे वो काम करते थे। महिला जो थी वो फैशन डिज़ाइनर थी और उनके जो हस्बैंड थे वो भी कोई काम ही कर रहे थे। सूफ़ी जो बच्चे के ध्यान रख रही थी उनका उम्र 8 साल और 4 साल का था। सूफ़ी उन्हीं बच्चों के साथ सो जाया करती थी। जो हिसाब से अंदर में कमरा बना हुआ था उतनी जगह नहीं थी जो सूफ़ी को एक अलग सा कमरा दे करके उसको रहने के लिए बोल दे। इसी वजह से सूफ़ी उन्हीं 2 बच्चों के साथ सो जाया करती थी। स्टार्टिंग में सूफ़ी अपनी माँ को डेली फ़ोन किया करती थी, उनसे बहुत ही अच्छी तरह से बातें किया करती थी और यहाँ के बारे में बताती थी कि यहाँ का माहौल कैसा है। सबरीना जो थी उनके साथ बहुत ही अच्छे इनके रिश्ते बनने लगे थे। सबरीना एक मेकअप आर्टिस्ट थी। जब भी उनको टाइम मिलता घर पे सूफ़ी का बहुत ही अच्छे से मेकअप किया करती थी। सूफ़ी जो थी वो भी बहुत ही अच्छे से बच्चे के साथ मिलजुल गई थी। इनका दिन बहुत ही अच्छे गुजर रहा था।
ऐसा लग रहा था कि मानो कि इनका लाइफ सेट हो गया, सब कुछ ठीक। सूफ़ी के लिए बाहर की दुनिया एक नई सी थी। इन्हें हर रोज़ सीखने का मौका मिलता। ये समझ रही थी कि बाहर में लोग कैसे रहते हैं, उनके साथ बातें कैसे किया करते हैं। सारे बात हर रोज़ अपनी माँ को फ़ोन करके बताया करती थी सूफ़ी। लेकिन ये जो खुशियाँ थी सूफ़ी के लिए, बहुत ही जल्द कुछ ही महीनों बाद इसको कैद में बदलने में टाइम नहीं लगने वाला था। सबरीना जो थी वो एक बहाने करके सूफ़ी के पास आती है और उनसे उनका पासपोर्ट ले लेती है। उससे ये बोल करके लेती है कि कुछ रूटीन के लिए भेजना है। वो खुल के नहीं बताती है कि उस पासपोर्ट का आखिर ये करने क्या वाली है। सूफ़ी के चेहरे बताने लगे थे कि इनके साथ बहुत ही कुछ हो रहा है। आखिर इनके साथ क्या होने लगे थे जो इनके आखिरी टाइम में, जब ये मौत के मुंह में जाने वाली थी, मतलब मरने वाली थी, उस टाइम पे इनका शब्द सिर्फ एक ही था, मैं ही क्यों। सूफ़ी जहाँ पे रह रही थी, अगर हम वहाँ के आसपास के लोगों का अगर माने तो उसका यही कहना था, जब सूफ़ी शुरू में जब उनके दुकान पे आया करती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखा करती थी। उनके चेहरे पे हमेशा खुशियाँ भरे हुए रहते थे और हमेशा सबसे मुस्कुरा करके बात किया करती थी। लेकिन कुछ महीने बाद इनके चेहरे मतलब एक उदासी सा बन गया था और इनके चेहरे पे, शरीर पे हमेशा चोटों का निशान रहने लगा। हमेशा थकी हारी ये कोई सा भी सामान लेने के लिए दुकान पे आती। अगर दुकानदार वो कुछ बोलता भी तो शुरू में तो सूफ़ी बहुत ही अच्छे जवाब देने लगी थी, लेकिन इस टाइम तक आते आते वो मानो को ये बोलना भी बंद कर दी, लेकिन वो सच बता नहीं रही थी। सूफ़ी इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी जो वो किसी से भी बात करना मानो कि वो छोड़ ही दिया है। कोई सा भी सामान सीधा लेती और सीधा अपने घर के अंदर सीधा चली जाती, मतलब वही रूटीन हो गया था इनका। इन चुप्पी के पीछे सबरीना और उनके पति सैम ही थे। इन चुप्पियों के पीछे की कहानी जब सामने आई तो आपके भी दिल दहल सा जाएगा, रोना आ जाएगा आपको। ये गोल मटोल जो सबरीना जो थी, सारा फोकस, सारा काम करतूते इन्हीं का था। सैम जो था इनके ज़िंदगी में ये कुछ ही महीने पहले आया था। इनसे पहले इनके ज़िंदगी में मार्क नाम का आदमी रहता था। मार्क और सबरीना जो थी, इनका रिश्ता सिर्फ एक ही साल चला। उनके बाद इन दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। उसके बाद इनके ज़िंदगी में सैम आया। मार्क जो था वो बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन था और उस देश में म्यूजिशियन बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। सबरीना जो थी मार्क के साथ 1 साल रही। उसी 1 साल के बीच में मार्क ने उसे रहने के लिए एक और जगह फ्लैट दिया हुआ था, रहने के लिए किराए पे। उस फ्लैट का हर महीने का किराया मार्क वो खुद ही भरता था। मार्क के पास मोटा पैसा था और सबरीना को हर महीने अच्छे खासे रकम दिया करता था। सबरीना उनके पास चिपकी हुई थी। जैसे ही सबरीना मार्क से अलग हुई, मार्क ने उसे पैसा वैसा देना सब कुछ बंद कर दिया। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर के उसे बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील होने लगी कि मार्क उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो इस तरह से पैंतरा आजमाने लगी मानो कि जान खा करके मार्क के पीछे सबरीना पड़ गई। हर एक छोटी मोटी बातों को लेकर के सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती और मार्क के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती। 1 बार 2 बार, हर बार, मतलब ऐसा हर बार करने लगी। आज जब भी पुलिस वाले उठ करके मार्क के पास जाता तो मार्क फ़ौरन बता देता कि जनाब मैं तो अभी ये जिस टाइम में बता रही है कि उस टाइम में तो मैं वहाँ पे था। जो पुलिस वाले वेरीफाई करता, पुलिस को भी मार्क की बात माननी पड़ी क्योंकि उसे भी समझ में आ गया कि मार्क जो बता रहा है वो सही बता रहा है। लेकिन सबरीना जो थी उन पे शक होने लगा और उनका हर एक पैंतरा पुलिस वाले को वहाँ पे सबको समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रही है, उन पे झूठा आरोप लगा रही है। पूरे 1 साल के अंदर सबरीना ने मार्क के खिलाफ 30 से भी ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज करवा दी। बस कैसो भी करके सबरीना जो थी वो मार्क को बदनाम करना चाहती है, इसी वजह से क्योंकि वो इसको फ्लैट में रहने के लिए उनका किराया क्यों नहीं दे रहा है, मार्क जो है इन पे पैसा क्यों नहीं लौटा रहा है। सबरीना को डर तब लगा जब पुलिस वाले को अच्छे से समझ में आ गया कि ये सबरीना इतनी ज़्यादा जो रिपोर्ट लिखा करके गई है उसे वार्निंग दे दी कि अगर तुम बार बार अगर ऐसी पुलिस स्टेशन आओगे तो मुझे शायद तुम्ही पे कोई कंप्लेन दर्ज करना पड़ेगा। बस थोड़ी सी डर गई और उसी टाइम मार्क से अलग हुई थी और नए पार्टनर के साथ रह रही थी नया फ्लैट में।
और उसी टाइम में सूफ़ी ने इनके दोनों बच्चे को संभालने के लिए आ गया था, उनका देखभाल करने के लिए। सबरीना ने सबसे पहला दिन आरोप लगाती है सूफ़ी पे कि तुम जो हो मार्क से मिली हुई हो और तुम्हें मार्क ने ही भेजा है हमारे परिवार को पूरी तरह से तबाह करने के लिए। ये बात को लेकर के सूफ़ी जो थी वो उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। सबरीना के दिमाग में इस तरह से बैठ गई वो बात, सैम उनके पार्टनर को भी ये बात अच्छी तरह से समझा दी। ये रोज़ाना की काम हो गई। रोज़ाना सबरीना सैम दोनों सुबह सुबह उठ करके सूफ़ी पे टूट पड़ते और पूछते कि तुम बताओ कि ये मार्क कौन है। हालांकि सूफ़ी वो जानती भी नहीं थी कि आखिर मार्क है कौन। उन्हें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मार्क कहाँ से आया, ये दोनों आखिर बोल क्या रहे हैं। एक दिन दो दिन की बात नहीं बल्कि ये रोज़ाना की बात होने लगी। शुरू में जब सबरीना ने उससे पूछ रही थी कि बता मार्क कौन है, तो सैम को ऐसा लगता कि शायद सूफ़ी को कुछ मालूम ही नहीं है। मतलब उसे बस ऐसा ही लगता कि बस सबरीना जो है बस वैसा ही अपना गुस्सा शांत करने के लिए परेशान हो रही है। लेकिन जब ये काम रोज़ाना का होने लगा, सबरीना रोज़ाना उस पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि बताओ मार्क कौन है, मार्क कौन है, तो धीरे धीरे सैम को भी यकीन होने लगा और उन दोनों ने मिल करके उन पर टूट पड़ता। पहले तो सिर्फ पूछ रहे थे, लेकिन अब जो सीधा वार करने लगा था, उन पर अत्याचार करने लगा था। इनके हाथ में जो मिलता वो लेकर के सीधा सूफ़ी को मार। कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि ये मार्क बंदा है कौन, कहाँ से आया। लेकिन फिर भी उनसे बस ये उगलवाना चाह रहे थे कि तुम सिर्फ ये बता दो कि मार्क है कौन। एक दिन सूफ़ी अपनी माँ से बात कर रही थी फ़ोन पे। उन्हें पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब वो सबरीना से मांगती है पैसा तो सबरीना साफ साफ मना कर देती है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है और आज से तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। बस सबरीना और सैम मिल करके उसे मार पीट करके बस कैसो भी करके ये बुलवाना चाह रही थी कि सिर्फ तुम एक बार बोल दो कि हाँ ये मार्क को मैं जानता हूँ। अगर ये बस इतना बोल दे, बस ये बुलवाना चाह रही थी कैसो भी करके। लेकिन ये तो जानती ही नहीं थी सूफ़ी जब अपनी माँ को बताने के लिए कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है, उनका पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ ये सब हो रहा है। जैसे ही बात कर रही थी उनके पीछे सबरीना खड़ा थी। फ़ौरन सबरीना उनके हाथ से फ़ोन लेती है और सूफ़ी के माँ को बोलने लगती है कि तुम्हारी बेटी ने मेरा कुछ सामान चोरी कर लिया है और अब ये यहाँ से कभी भी तुम्हारे देश नहीं जा पाएगा, इसे पुलिस उठा करके ले जाएगा, बोलो इसे सामान दे देने के लिए। हालांकि सूफ़ी के माँ को ये बात यकीन हुआ ही नहीं, क्योंकि सूफ़ी बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़की थी। वो कोई ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती थी, तो चोरी तो दूर की बात है। सूफ़ी डेली 13-14 घंटे तक ये रोज़ाना काम करती बगैर ब्रेक लिए हुए। फिर भी इतना काम करने का बाद भी अगर सूफ़ी को एक भी पैसे नहीं दिया जाता। सूफ़ी को इस घर में रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया था। पहले तक तो वो ठीक था, बस उसे मार ही लगता था। बस उससे पूछा जाता डेली कि मार्क कौन है, बस तुम ये यकीन कर लो, मतलब ये तुम ये सिर्फ बोल दो कि तुम मार्क को जानती हो। लेकिन खाना पीना सब कुछ सूफ़ी का बंद कर दिया। इस तरह से जो इनका वेट जिस टाइम में ये आई थी उस टाइम में अच्छी खासी थी, लगातार वेट गिरते गई। मतलब सूफ़ी को यहाँ पे रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया था। इन्हें 1 रुपया नहीं दिया जाता, ढंग से खाना नहीं दिया जाता इनको। एक दिन ये सामान लेने के लिए वही दुकान पे जाती है और दुकान वाले इस बार उससे पूछ लेती है कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उनके आँख जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सूजे हुए थे। तो वो सीधा बता देती है कि ये सारा जो है ये सबरीना ने किया है। हुआ क्या था, दोपहर का टाइम था। सूफ़ी उन दोनों बच्चे को संभाल रही थी और उनको खाने भी खिला रही थी। गलती से बस थोड़ा सा खाना नीचे गिर गई, जिसकी वजह से सबरीना सीधे उसके पास आई और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटी, इतना पीटी जो उनके आँख सूज गई। एक दिन सबरीना अपने पार्टनर के साथ आंगन में कुछ बहुत ही अच्छा से चीज़ बना रही थी। मानो कि खुशबू बहुत ही अच्छे थे, मतलब इतने अच्छे खुशबू थे कि बगल के जो पड़ोसी थे वो सीधा फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन कर दिया। बोला कि मेरे बगल में एक घर है, उनमें से धुआं बहुत सारा आ रहा है और बहुत अजीब सा स्मेल भी है।
जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड वाले सीधे सबरीना के घर पे जाकर के नॉक करता है। घर के अंदर दाखिल होता है। सबरीना कहती है कि साहब मैं चिकन बना रही हूँ, आप बैठिए नहीं, क्या काम हुआ, आप क्यों आए हो। फायर ब्रिगेड वाले जो था वो बोला कि बगल वाले पड़ोसी का शिकायत आया है कि तुम कुछ जला रही हो, बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा है। वो देख करके बोला ये तो कोई चिकन की स्मेल है नहीं, चिकन मैं भी खाया हूँ, ये कोई चिकन की स्मेल तो है नहीं, क्या बना रही हो तुम। जिधर चिकन बन रहा था तो वो उधर जाने लगता है। सबरीना उसे रोकती है, कहती है कि ये चिकन ही बन रहा है, आप बैठिए तो सही। लेकिन उससे कुछ शक सा पैदा होता है। फायर ब्रिगेड वाले कहता है कि ठीक है, तुम क्या बना रही हो मैं खुद ही देख लेता हूँ। सबरीना वहाँ पे आती है, कहानी बनाने लगती है, बोलती है कि मैं कसाई के दुकान के यहाँ पे गई थी, भेड़ कट रही थी, तो उसी में से उसने दे दिया क्योंकि शादी था, बहुत ज़्यादा था, मैं ले आई और मैं ये पका रही हूँ। वो ऑफिसर जो था वो बोला कि ठीक है, ये भेड़ अगर तुम बना रही हो तो इसे इतनी तरह से, मतलब इतनी बुरी तरह से तुमसे जला क्यों रही हो। आज जला रही हो तो क्या भेड़ चश्मे लगा करके वो जलता है, पकता है, ये सबको क्या तुम बेवकूफ़ समझी हो। उस पर दबाव बनाने लगा, बोला कि तुम बताओ क्या छुपा रही हो। जब उसे और भी अच्छे से चेक करता है, चश्मा उठा करके देखता है तो चश्मे के साथ बहुत ही ज़्यादा गोश्त चिपका हुआ था और वहीं पे एक इंसानी औली भी मिलता है। जैसे यकीन हो जाता है कि ये इंसान को जला रही है। ये फायर ब्रिगेड वाले जो था ये भी पुलिस का ही कॉस्ट्यूम डाल रखा था, लेकिन ये पुलिस पूरी तरह से नहीं था। उसी आग के पास कुछ नाक का टुकड़ा और ये सबरीना और उनके पति सैम जो थे कुछ और नहीं बल्कि सूफ़ी के बॉडी को वो पका रही थी। ये देख करके फायर ब्रिगेड वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए और फ़ौरन जो मैन पुलिस था उसे फ़ोन किया गया, उन्हें बुलाया गया, सारे फोरेंसिक टीम को भी फ़ोन किया गया और सारे क्राइम सीन को सील किया। इन दोनों को गिरफ्तार करके सीधा अपने साथ ले गया और इन दोनों से बहुत ही करीब पूछताछ की, लेकिन इन दोनों ने मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सैम वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया और बताना स्टार्ट किया। वो बताना स्टार्ट किया कि मैं और सबरीना रोज़ सूफ़ी को बैठा करके उससे पूछते थे कि बता मार्क कौन है, और सबरीना जो थी उसे बहुत ही ज़्यादा मारा करती थी और उनसे पूछा करती थी कि ये मार्क कौन है, मार्की ने तुम्हें भेजा है मेरे पास हमारे फैमिली को बर्बाद करने के लिए, घर को उजाड़ने के लिए। सबरीना जब देखी कि सारा इल्ज़ाम जब खुद पे लग रही है तो सारा ब्लेम उन्हीं पे डाल दिया, सैम पे। बोला कि साहब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ, सारा कांड जो है यही किया है। पहले से ही वो थाना में सबरीना का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे खासे बने हुए थे, क्योंकि मार्क जो था उनके खिलाफ 1 साल में 30 से भी ज़्यादा रिपोर्ट मतलब उन पे दर्ज करवा रखी थी। मार्क भी आया और बताया कि ये सबरीना जो बोल रही है इनके बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता है, ये झूठ बोल रही है और सारा कांड यही की होगी। पुलिस वाले को भी यकीन था। सबरीना मुंह नहीं खोल रही थी और फोरेंसिक टीम वाले जब सूफ़ी का सारे बॉडी को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और पोस्टमार्टम में ये रिजल्ट आया था कि सूफ़ी का जो मौत था वो पानी में डूबने की वजह से हुई है। हालांकि वो जल रही थी तो पानी में डूबने की क्या कनेक्शन है, और उनके कई जगह हड्डियों मतलब बुरी तरह से मतलब तोड़ा गया है। इस तरह से वो रिपोर्ट ला करके सीधा सबरीना के यहाँ पे रख देती है और उससे पूछती है। सबरीना बताना स्टार्ट करती है कि सूफ़ी जो थी उस रोज़ बाथरूम में थी, मैं उसको वहीं पे बैठा करके उनसे पूछ रहा था कि तुम बताओ कि मार्क को जानते हो या नहीं जानते हो। सूफ़ी जो थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और वहीं पे बैठ करके बाथरूम में वो हमेशा जब भी उनको टाइम मिलता वहाँ पे जा कर के बैठी हुई थी, पाँव स्लिप हुआ होगा और वो बाथटब में गिर गई होगी और डूब करके वो मर गई। पुलिस वाले बोला कि अच्छा ठीक है, मान के चलो वो पानी में डूब करके मरी है, तो उनका फट्टी मतलब तोड़ा कौन। पुलिस अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि ये जो भी कांड हुआ है इन दोनों ने ही मिल करके किया है। लेकिन सैम जो था वो अपना मुंह खोलता है और बताता है कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है सबरीना ने ही उसे मार पिटाई किया करता था और उस दिन भी वॉशरूम में इसे घींच करके ले गई और तब तक डुबा करके रखी जब तक वो मर नहीं गई। जब ये बात सबरीना सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सारा ब्लेम सैम पे डाल देती है। कहती है कि मैं जब उस सुबह उठी थी तो सैम और सूफ़ी के बीच बहुत ही लड़ाई हो रही थी। सबरीना बताती है कि सैम ने ही सूफ़ी का मर्डर किया है, पूरा इल्ज़ाम सैम पे डाल देती है। पुलिस वाले सीधा उठता है और सैम के पास जाता है,
कहता है कि जो सबरीना जो है वो तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगा रही है। सैम भी बोलता है कि देखो जनाब, बात ऐसी है कि मैं जो भी किया हूँ मैं सबरीना को बचाने के लिए किया हूँ। मैं नहीं चाह रहा था कि सबरीना फंस जाए, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो, बस मैं उनकी मदद किया हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो मार्क से भी पूछिए, वो भी आकर के बोला सबरीना ने कई बार उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाई है, बस कैसो भी कोई बहाना ढूंढ रही थी कि मार्क को बदनाम करना है। तो इस बार भी सबरीना झूठ बोल रही है। वो लड़की अपने गांव से आकर के सबरीना के बच्चे को ध्यान रख रही है, उनका देखभाल कर रही है और उनको उनके काम का पैसा भी नहीं दिया जा रहा, उनके पासपोर्ट को भी जला दिया गया है। लेकिन सबरीना बहुत ही ब्रूटली से उन पे अत्याचार कर रही थी, वो उसे मार रही थी। उस दिन भी बहुत ही बुरी तरह से वॉशरूम में उनको पीटा था, जिसके वजह से वो बाथटब में डूब करके मर गई। जब मर गई तो इन दोनों ने बहुत ज़्यादा डर गया, घबरा गया, सोचा कि यह पकड़ा जाएगी। तो उनके बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए सोचा क्यों ना उनके बॉडी को जला दिया जाए। जब जलाने लगा तो बहुत ज़्यादा धुआं उठा और पड़ोसी को भी स्मेल चला गया, उसे बहुत अजीब लगा। फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन किया, वो आया, तो ये सारे खुलासे हुआ। जब पुलिस वाले सबरीना और सैम जिस फ्लैट में रह रहे थे उस घर को अच्छे से जब चेक किया था तो उसमें एक कैमरा भी मिला था। उस कैमरा के अंदर बहुत सारा वीडियो था, फ़ोटोज़ था, जिसमें इन दोनों ने बस उनसे यही पूछ रहे थे कि मार्क को तुम जानती हो ना, मार्क ही ने तुम्हें भेजा है, बस यही पूछ रही थी। सबरीना जो थी वो अपने दिमाग से इतनी ज़्यादा क्रूर हो गई थी। बेचारी 20 साल की सूफ़ी के साथ इतना अत्याचार की, उन्हें टॉर्चर किया, मारा, यहाँ तक कि उन्हें बिजली का झटका भी दिया। फिर भी वो सह रही थी, वो मजबूर थी, वो अपने घर जा भी नहीं सकती थी। तो मैं इस वीडियोस में कोई फ़ोटोज़ वीडियोस और नहीं दिखाने वाला हूँ। अगर आपको देखना तो खुद ही रिसर्च करके देख लो। मैं जो बोल रहा हूँ बस वो इमेजिनेशन करो। जैसे जिस टाइम में वो आई थी, 20 साल की थी, यंग थी, वो हट्टी कट्टी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। उस कैमरे में जो वीडियोस मिला था, उस वीडियो के अंदर इतनी ज़्यादा ब्रूटली था और उनसे पूछ रही थी कि तुम मार्क को जानती हो। लास्ट तक तो आते आते वो मान ली थी कि हाँ, मतलब उनके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सच बोल रही है, लेकिन वो कह रही थी कि हाँ मार्क को जानती हूँ, वही भेजा है। लेकिन उनके चेहरे पे कोई सच्चाई नहीं दिख रहा था। उनको ज़बरदस्ती ये बात बुलवाया जा रहा था। सूफ़ी को ऐसा लगा था अगर ये कबूल कर लेती है मार्क को जानती है, वही भेजा है, अगर वो मान ले तो शायद सबरीना इसे जाने देगी। लेकिन सबरीना तो कब का इनके पासपोर्ट को जला करके राख कर दिया था, क्योंकि सबरीना चाह ही नहीं रही थी कि ये कभी भी यहाँ से ज़िंदा बाहर लौटे। उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये वही जाने ना। 2 महीनों तक इन दोनों का ट्रायल चला। कोर्ट के अंदर बैठे हुआ जज इन सारे फोटेज वीडियोस को देखा तो उनके भी दिल मानो को पसीज सा गया। जज के पास सारा सबूत था। मार्क भी आया इस कोर्ट रूम में गवाही देने के लिए कि ये सबरीना अगर कोई सा भी बात बोले तो इसके बातों को यकीन नहीं किया जाए, क्योंकि इनकी दिमाग सही नहीं है। कोर्ट रूम में जो था, ये दोनों सबरीना और उनके पार्टनर सैम, उनके दोनों चेहरे पे कोई भी शिकंज नहीं था, मानो कोई पछतावा नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह किया है। और इनके चेहरे से उदासी तब ख़त्म हुई जब जज जो बैठे हुआ था, जज उसने इन दोनों को पूरे 30 सालों का, मतलब बगैर 30 सालों तक ये ज़मानत पे रिहा नहीं हो सकती है, मतलब उम्र कैद की सज़ा। सूफ़ी हमेशा वो बच्चों के साथ रह रही थी, उन्हीं के साथ बातें करती थी और ये अपने पास बुक भी रखती थी कि इनको क्या करना है, आगे क्या करना है, क्योंकि 20 साल की उम्र कोई ज़्यादा उम्र तो थी नहीं। बेचारी की लाखों सपना थी, अब उन कोई सा भी सपना पूरा होते इससे पहले ही ये ऐसे चंगुल में जा कर के फंस गई जहाँ से बच के निकलना उसके लिए तो शायद नामुमकिन ही था। अपनी डायरी पे लास्ट वर्ड लिखा कि मतलब मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। मतलब आप सोच सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो कि बेचारी के साथ क्या हुआ होगा। कितनी मोटी तगड़ी थी, कितनी मोटी तगड़ी थी ये बेचारी, कितनी पतली दुबली हो करके ये दोनों ने मौत के हवाले कर दिया उनको।
इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, इस कमेंट बॉक्स के नीचे अपना राय बताइए। और हमारे चैनल को नहीं यार छोड़ मत करना सब्सक्राइब। अगर आपको कोई अगला वीडियो किसी टॉपिक पे देखना है तो आप बता तो सकते हो, कमेंट तो कर सकते हो, करो। मैं मेक यहाँ लगा करके मैं मेक यहाँ लगा करके रिकॉर्ड किया हूँ। मुझे पता नहीं कि ये आवाज़ किस तरह से रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन जैसा भी हो, क्योंकि एक महाशय भाई साहब ने बोला कि आपका ये बाजू आ रहा है मतलब फ्रेम में, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा ई लग रहा है। तो भाई कहाँ से लाऊंगा मेक सेटअप रिज़ाइन तो किया और चूतिया। मैं तो अभिजीत को बोल रहा था कि भाई तू कितना भी प्रोटेस्ट कर ले, क्योंकि मैं समझ रहा था कि बस ये चाल, मतलब मैं ही क्या, सरकार को भी ऐसा ही लगा था कि ये जो मतलब यूथ सोशल मीडिया पे चला है, मतलब सो करके मोबाइल चलाने वाला, ये तो बस मोबाइलें देख करके सो जाएगा बिंदास, हकीकत दुनिया में थोड़ी ना आएगा। लेकिन सरकार को भी उसकी औकात दिखा दी ये जैन जी ने भाई। ये जैन जी से अगर कोई भी पंगा लेगा ना तो उसकी औकात इसी तरह से दिखाई जाएगी। अब बारी तो सुनने में आ रहा है कि वो वही बगैर चश्मे के बगैर आप देख नहीं पाओगे, जिनका पापा, उन्हीं का बारी है। मैं तो किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। मेरे पास भी मेल आया, बोला कि 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अब वीडियो वायरल होने का तो टेंशन आप लो ही मत, वो कर देगा। 1 लाख क्या है दोस्त, मूवी बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा कमाऊंगा। मैं खुद लोगों को पैसा दूंगा, बोलूँगा भाई तू ले। मूवी क्या बना पाऊंगा कभी? क्या लगता है बताओ तो, कभी मतलब एक इतना ज़्यादा वीडियोस बनाने के बाद भी चल हटा।